नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग सॉयल साइंस के अंतर्गत दोस्तों सॉयल सर्वे से संबंधित जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं। तो हमने उसमें काफ़ी कुछ किया हुआ है, काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो पहले चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया था कि मृदा सर्वेक्षण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। आमतौर पर वह कौन कौन से इसके प्रकार हैं: डिटेल्ड सॉयल सर्वे, सेमी डिटेल्ड सॉयल सर्वे, रिकॉन्सिनेंट सॉयल सर्वे, वहीं डिटेल्ड रिकॉन्सिनेंस सॉयल सर्वे। अब एक एक करके समझ लेते हैं जितना ज़रूरी है फटाफट। जैसे कि आमतौर पर जो डिटेल सॉयल सर्वे है आमतौर पर छोटे क्षेत्रों के लिए, जिसमें कोई खेत हो गया या किसी गांव से संबंधित चीज़ हो गई, या फिर कोई छोटा सा एक आपका वाटर सेट परियोजना हो गई, जिससे आपको चीज़ों के बारे में आंकड़े कलेक्ट करने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मिट्टी के प्रकारों की, उसकी सीमाएं कौन कौन सी, सीमाओं का तात्पर्य कौन कौन सी उसके नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, उसमें फसल उगाने से विशेषताएं क्या हैं उसकी, इस प्रकार से संबंधित विस्तृत जानकारी इसमें कलेक्ट की जाती है। अच्छा, मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बताया दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक खेत दोस्तों दे दिया गया। अच्छा, हम ऐसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक उत्तर प्रदेश की एक आपको, जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना अभी हाल ही में आरंभ की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इससे संबंधित अगर आपको कोई डिटेल दे दी जाती है, मान लीजिए कोई ए योजना के बारे में आपको डिटेल अगर पता करने हैं, तो आप क्या करेंगे, कोई एक ही योजना अगर आपको दी गई तो उसके तमाम पहलुओं पे, जैसे उसकी शुरुआत कब हुई, उसका समापन कब हुआ, उसके उद्देश्य क्या है, उसका लाभ किस किस को मिलेगा, उसकी हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं, ऐसे तमाम पहलुओं पर आप आराम से डिटेल से नोट बना सकते हैं। वहीं अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2024 से लेकर के वर्ष 2025 तक जितनी भी योजनाएं हैं उन सबको आपको कलेक्ट करना है, और ये आपका बी टॉपिक दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, उसमें इतने परिप्रेक्ष्यों के आधार पर तो आप बात नहीं कर सकते कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसके लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, किसको इस योजना का लाभ मिलेगा, किसको किसको नहीं मिलेगा। तो आप इन तमाम पहलुओं पर बात नहीं कर सकते। तो आप मोटे तौर पर चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, जैसे इसकी शुरुआत कब हुई, इसका समापन क्या हुआ और इसका उद्देश्य क्या है। ये कुछ आप पहलू ले लेंगे, आप उन पर बात करेंगे। अगर आपको पूरे वर्ष भर का दे दिया जाए, मान लीजिए 2024 से लेकर के 2025 तक का आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं उनका डाटा कलेक्ट करना है। वहीं अगर आपको एक योजना दे दी जाएगी तो आप आराम से उसके तमाम पहलुओं पर बात कर पाएंगे। तो वही कह रहा है कि वही यहाँ पर तात्पर्य यह है कि विस्तृत मृदा सर्वेक्षण से तात्पर्य यह है कि कोई अगर आपको एक गाँव दे दिया गया तो आप आसानी से उसको अवलोकन कर पाएंगे, उसमें देख पाएंगे कि कितने स्कूल हैं, कौन सा स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, कहाँ पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर आप आसानी से बात कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, मिट्टी के प्रकारों के बारे में या संबंधित जो भी डाटा होगा उसके कई पहलुओं पर उस पर बात की जाएगी, अर्थात विस्तृत जानकारी प्रदान किया जाएगा। इसमें पूरे सर्वेक्षण क्षेत्र में मिट्टी के अवलोकन और नमूने लिए जाते हैं ताकि उसकी जो मानचित्र की सटीकता से इसको दर्शाया जा सके। इसका पैमाना दोस्तों याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका पैमाना आपको ध्यान रखना है। आमतौर पर 5,000 से लेकर के 20,000 तक इसका रेंज है। हालांकि कहीं कहीं पर आपको कुछ सोर्सेस में 5,000 से लेकर के 25,000 तक भी देखने को मिल सकता है। जिसमें इसमें हवाई तस्वीरें शामिल होती, तो उनके लिए रेंज कितनी है, 10,000 से लेकर के अमूमन 15,000 तक। वहीं जो कैडस्ट्रल मानचित्र जो 4,000 से लेकर के 8,000 के आसपास इसकी रेंज रहेगी। याद करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ था कि एक तो दोस्तों सब में दिया गया तो इसको आप छोड़ देंगे का तात्पर्य, जैसे अगर आपसे अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तब तो पूरी रेंज यही दी हो गई, तब क्या दिया होगा, तब तो यही पूरी रेंज दी हो गई ऑप्शन में कि 1:10,000 से लेकर के 1:15,000, 1:15,000 से लेकर के 1:20,000, ऐसे आपको विकल्प दिए होंगे। खैर, अगर आपको याद रखना है तो आसानी से याद रखेंगे। तो ऐसे याद रखेंगे कि 10,000 से लेकर के 15,000, 4,000 से लेकर के 8,000। बाकी जब आप विकल्प देखेंगे तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। यह भूमि उपयोग योजना कृषि प्रबंधन सिंचाई परियोजनाओं और अन्य गहन भूमि विकास गतिविधियों के लिए आवश्यक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखना, डिटेल प्रकार की जानकारी देगा। इसमें अगर हम मानचित्र की इकाइयों की बात करें तो इसमें सॉइल सीरीज और उसके चरणों की बात की जाएगी। अब सेमी डिटेल सॉइल सर्वे की अगर हम बात करें तो यह विस्तृत सर्वेक्षण की तुलना में बड़े क्षेत्रों, जैसे कि एक ब्लॉक हो गया, तहसील हो गया, उसके लिए किया जाएगा। तो अभी डिटेल सर्वे से अगर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे इसका, तो डिटेल सॉइल सर्वे में दोस्तों क्या कहा गया था कि आमतौर पर कोई एक गांव हो गया आपका, या गांव से संबंधित कोई योजना या वाटर शेड वगैरह उसमें लिया जाएगा। जबकि यहाँ पर बात की जा रही है सेमी डिटेल सॉइल सर्वे के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है या फिर कोई आपका ब्लॉक होगा,
या फिर तहसील स्तर की बात की जाएगी। इस स्तर पर जो भी योजनाएं परियोजनाएं होंगी उससे संबंधित डाटा आपको कलेक्ट करना रहेगा। या फिर मिट्टी के प्रकार, उसकी कुछ विशेषताएं जो होंगी वो मध्यम स्तर की आप जानकारी कलेक्ट करेंगे। इसमें क्या करना होगा, मध्यम स्तर की जानकारी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीप में कलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेमी डिटेल सॉइल सर्वे के अंतर्गत निश्चित अंतराल पर मिट्टी के अवलोकन और नमूने लिए जाते हैं। कितने अंतराल पर, तो इसका जो अंतराल होगा वो निश्चित रहेगा। मिट्टी की सीमाओं और हवाई तस्वीरों या स्थलाकृत मानचित्रों के आधार पर आंशिक रूप से अनुमानित किया जाता है। इसका जो पैमाना रहेगा 25,000 से लेकर के 50,000 तक दोस्तों, या फिर 1 लाख तक इसका पैमाना रह सकता है। और जबकि इसका आप देखेंगे पैमाना कितना था, तो अभी हमने बताया था, देख सकते हैं कि 5,000 से लेकर के 25,000 तक भी दिया हुआ है। अगर आप इससे याद रखेंगे 5,000 से लेकर 25,000, 25,000 से लेकर के 50,000 या फिर 1 लाख तक का इसका पैमाना दिया हुआ है। यह ब्लॉक स्तर की जो भी भूमि उपयोग योजनाएं हैं, कृषि विकास योजनाएं हैं, मिट्टी संरक्षण कार्यक्रमों आदि के लिए यह उपयोगी रहता है। मिट्टी की श्रृंखला और उसके प्रमुख गुणों, इसमें जो मानचित्र की इकाइयाँ हैं दोस्तों वो इसमें क्या रहेंगी, इसमें सॉइल सीरीज रहेगी और उसके प्रमुख गुणों की बात की गई। प्रमुख गुणों के आधार पर मानचित्र की इकाइयाँ बनाई जाएंगी। जबकि डिटेल सॉइल सर्वे में इसमें चरण होते हैं, जो सॉइल सीरीज जो उसके चरण शामिल होते हैं। जबकि इसमें क्या रहेगा, श्रृंखला और उसके प्रमुख गुणों के आधार पर मानचित्र की इकाइयाँ बनाई जाती हैं। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ भी है, मैंने बताया हुआ भी था कि डिटेल में आपको याद रखना चरण की बात होगी और इसमें सेमी डिटेल में गुणों की बात होगी, जिससे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप छोटी छोटी चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देंगे, क्योंकि जिस प्रकार के पेपर आ रहे हैं तो वो आपसे मोटे तौर पर सरसरी तौर पर चीज़ों की कोई उम्मीद नहीं रखना, आपको गहराई से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और एपीआई इकाइयों और मिट्टी के बीच अगर सहसंबंध की बात करें तो सेमी डिटेल सॉइल सर्वे में शामिल रहेगा। अगला आपका है सामान्यीकृत या पूर्वेक्षण मृदा सर्वेक्षण, रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे। इसको हम सभी लोग टोही सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, आमतौर पर काफ़ी बड़े क्षेत्रों में, कहाँ पर, काफ़ी बड़े क्षेत्रों में, जैसे कि आपका जिला हो गया या फिर राज्य हो गया या कोई देश का एक बड़ा भाग हो जाता है। तो इसको थोड़ा तुलना कर लेते हैं। जैसे डिटेल सॉइल सर्वे की अगर हम बात करें तो डिटेल सॉइल सर्वे में आपका मान लीजिए एक गाँव शामिल है, ठीक है। डिटेल में क्या शामिल रहेगा, डिटेल्ड में आपका गांव हो गया, क्या शामिल रहेगा, गांव। वहीं सेमी डिटेल्ड में क्या रहेगा, सेमी डिटेल्ड में दोस्तों क्या रहता है, आपका ब्लॉक हो गया कोई या फिर तहसील हो गई। वहीं आपका ब्लॉक हो गया या तहसील स्तर की कोई बात करी जाएगी इसमें। वहीं जो आपका रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे है दोस्तों, तो रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे में क्या रहेगा, जिला रहेगा। तो जैसे जिला हो गया, तहसील, जिला, तहसील, गाँव, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे में इसको जिसे टोही सर्वेक्षण या पूर्वेक्षण सर्वेक्षण या सामान्यीकृत सर्वेक्षण के नाम से भी समझते हैं, उसमें आमतौर पर जहाँ पर सर्वे करना होगा वो या फिर कोई जिला होगा या राज्य हो सकता है या फिर देश का कोई एक बड़ा भाग हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि मिट्टी के प्रकार कौन कौन से, उसकी सामान्य जानकारी एक ले लें। जैसे कि यहाँ पर या तो दलदली मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, किस प्रकार की है मिट्टी है, उसके क्या हो जाना, उसका आरंभिक एक प्रकार से आंकड़ा कलेक्ट कर लेना, कि सामान्य जानकारी हो जाना कि हाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया पर कैसी किस प्रकार की मिट्टी उपलब्ध है। ऐसे संबंधित एक प्रकार की सरसरी जानकारी कलेक्ट किया जाना इसमें शामिल होता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, सामान्य जानकारी कलेक्ट करना और उसके वितरण का एक प्रारंभिक अवलोकन प्रदान करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है दोस्तों। यह पूछा जाता है कि प्रारंभिक अवलोकन के लिए किस प्रकार का मृदा सर्वेक्षण काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो आपका टोही सर्वेक्षण आमतौर पर यही देखने को ज़्यादातर मिलता है। फिलहाल आप इंग्लिश वर्ड याद रखें, रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे ये प्रारंभिक अवलोकन प्रदान करने का काम करता है। इसके लिए लंबी दूरी के अंतराल पर मिट्टी के अवलोकन से संबंधित जो नमूने कलेक्ट करने होते हैं वो सब किया जाता है। और जबकि सेमी डिटेल सॉइल सर्वे में क्या था, निश्चित अंतराल पर था, वहीं लंबी दूरी के अंतराल की अगर बात आएगी तो आपका हो जाएगा रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे में शामिल हो जाएगा। मिट्टी की सीमाओं को मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक मानचित्रों, वनस्पत पैटर्न और हवाई तस्वीरों की व्याख्या के आधार पर दर्शाने का काम करते हैं। इसमें जो मानचित्र का पैमाना होता है आमतौर पर छोटा होता है। इसकी जो रेंज होती है वह 1 लाख से तो बड़ी होती है, जैसे कि 2.5 लाख से लेकर के 10 लाख तक हो सकती है। अच्छा, ये 1 अनुपात सब में शामिल रहेगा, मैंने पहले ही बताया था, तो आप समझने के लिए याद रखेंगे ताकि चीज़ों को थोड़ा आसानी बैठे याद करने में और कोई कन्फ्यूजन भी ना हो।
तो मानचित्र का पैमाना आपका डिटेल सॉइल सर्वे का कितना था, वो आमतौर पर 5,000 से लेकर के 25,000 या कहीं कहीं पर आपको 5,000 से लेकर के 20,000 तक भी देखने को मिलेगा। वहीं सेमी डिटेल सॉइल सर्वे में कितना था, 25,000 से लेकर के 50,000 या फिर 1 लाख तक की रेंज रह सकती है। और जबकि रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे की बात करें तो 1 लाख से अधिक या फिर 2.5 लाख से लेकर के 10 लाख तक, ये रेंज खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह व्यापक भूमि उपयोग योजना, क्षेत्रीय विकास योजनाओं, मिट्टी संसाधनों के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। तो खासकर ये आपको कीवर्ड याद रखना है कि प्रारंभिक मूल्यांकन किससे संबंधित है, किस प्रकार के सॉइल सर्वे से संबंधित है। तो प्रारंभिक मूल्यांकन दोस्तों रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे या फिर टोही सर्वेक्षण, जो भी आप उचित नाम याद कर सके, उससे संबंधित है। इसमें जो मृदा इकाइयों की बात की, जो मानचित्र इकाइयों की बात की जा रही, इसमें बड़े समूह जैसे कि मृदा क्रम या उपक्रम को इसमें मानचित्र इकाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। योजना क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों और संसाधनों से संबंधित जानकारी तैयार करने प्राप्त करने के लिए हम टोही सर्वेक्षण का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि योजना क्षेत्र में इसको ऐसे समझते हैं, इसमें दिया गया है कि योजना क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है वर्तमान परिस्थितियों और संसाधनों से संबंधित। अगर आपको किसी भी योजना क्षेत्र में किसी परिस्थिति की जानकारी करना है जो कि हालिया आंकड़ों जैसे कि वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित हो, और अगर आपको वहाँ पर कितने संसाधन, कौन कौन से किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, उससे संबंधित अगर आपको जानकारी तैयार करनी है तो हम टोही सर्वेक्षण का अभ्यास करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि संसाधनों से संबंधित किस प्रकार का, वर्तमान परिस्थितियों और संसाधनों से संबंधित जो आपका सर्वेक्षण रहेगा वो टोही सर्वेक्षण रहेगा। और यह आमतौर पर एक तीव्र प्रकार का सर्वेक्षण है। तीव्र प्रकार का सर्वेक्षण से तात्पर्य यह है दोस्तों कि आपको चीज़ों का प्रारंभिक अवलोकन करना है। मान लीजिए आपको यह पता करना है यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है, और उसके बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। इसकी सीमाएँ कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके गुण कौन कौन से हो सकते हैं, या इसमें कौन सी फसलों को उगाया जा सकता है, बारीकी से चीज़ों पर अध्ययन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह एक प्रकार का तीव्र प्रकार का सर्वेक्षण है। तो इससे तात्पर्य यही हो जाएगा कि इसमें क्या करना होता है कि प्रारंभिक मूल्यांकन चीज़ों का करना होता है। अगला हमारा है डिटेल्ड रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे। कहने का तात्पर्य ये दो प्रकार के सर्वेक्षणों का एक योग हो सकता है। समझते हैं थोड़ा। यह सर्वेक्षण विस्तृत मृदा सर्वेक्षण जो डिटेल्ड हो गया, शब्द से ही तात्पर्य है कि एक तो हो गया डिटेल्ड आपका, दूसरा कौन सा हो गया रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे हो गया। तो यह सर्वेक्षण विस्तृत मृदा सर्वेक्षण और सामान्यीकृत या फिर पूर्वेक्षण मृदा सर्वेक्षण या फिर टोही सर्वेक्षण, जो भी अभी हमने इसके कई नाम बताए, इनके बीच का एक प्रकार हो सकता है। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, डिटेल्ड रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे। इसमें दो चीज़ें शामिल हैं आपकी, एक हो गया आपका विस्तृत मृदा सर्वेक्षण, दूसरा आपका हो गया टोही सर्वेक्षण। इसके बीच का एक प्रकार है, ठीक है। इसमें टोही और विस्तृत मृदा सर्वेक्षण एक संयोजन होता है। इसमें क्या होता है, टोही और विस्तृत सर्वेक्षण का एक संयोजन उपलब्ध होता है। यह मिट्टी के वर्गों के वितरण और उनके चरणों को समझाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा एक ऐसा सर्वेक्षण है जो मिट्टी के वर्गों के वितरण या फिर उसके चरणों के बारे में, फेजेस के बारे में बताता है, तो आप क्या बताएंगे? डिटेल्ड रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे है जो मिट्टी के वर्गों के वितरण के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। तो ये सभी कीवर्ड आपको याद रखने हैं। यह आमतौर पर कम संभावनाओं वाले क्षेत्रों पर किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ऐसी कौन सा सर्वेक्षण जो कम संभावनाओं वाले क्षेत्रों पर किया जा सकता है, डिटेल्ड रिकॉन्सनेंस सॉइल सर्वे। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट किए दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से, इसमें दोनों प्रकार की कुछ विशेषताएं शामिल हो सकती है। अभी एक एक करके हम समझेंगे थोड़ा। तो विस्तृत मृदा सर्वेक्षण और टोही सर्वेक्षण का एक संयोजन हो सकता है जो मिट्टी के वर्गों के वितरण और उनके चरणों को समझाने का कार्य करता है। यह आमतौर पर कम संभावनाएं वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है या उपयोग कर सकते हैं वहां पर। अब इसकी हालांकि दो चीज़ों का संयोजन है। तो डिटेल्ड इसका पहलू क्या है, यह सामान्यीकृत सर्वेक्षण की तुलना में अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। इसमें मिट्टी के प्रकारों, उनकी सीमाओं और कुछ प्रमुख विशेषताओं अपेक्षाकृत अधिक गहराई से अध्ययन किया जाना होता है, इसमें शामिल होता है। मानचित्र पर मिट्टी की इकाइयों को अधिक स्पष्टता से इसमें दर्शाया जाता है। तो रिकॉन्सनेंस सर्वे है, इस पहलू की अगर हम बात करें, यह विस्तृत मृदा सर्वेक्षण जितना गहन तो नहीं होता है,
अध्ययन क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है और मिट्टी के अवलोकन नमूने विस्तृत सर्वेक्षण की तुलना में अधिक अंतराल पर लिए जाते हैं। मिट्टी की सीमाओं को पूरी तरह से क्षेत्र अवलोकन पर आधारित न होकर के आंशिक रूप से हवाई तस्वीरों या अन्य द्वितीयक डेटा के आधार पर भी निर्धारित किया जा सकता है। तो मोटे तौर पर दोस्तों जो अभी हमने पूर्व में पढ़ा, अलग अलग चीज़ें पढ़ी, डिटेल्ड को अलग में पढ़ा, रिकॉन्सनेंस को भी अलग में पढ़ा, तो उसका यहाँ पर एक सार दिया गया है। तो रिकॉन्सनेंस में क्या होता है, ये एक प्रकार का तीव्र प्रकार का सर्वेक्षण होता है और इसका एक जिला या राज्य कह सकते हैं देश का कोई एक बड़ा भाग इसमें सर्वे करने के लिए शामिल होता है। तो आप पैदल चल करके तो चीज़ें नहीं कलेक्ट कर सकते ना, अगर आपको कोई बहुत सारा डाटा अगर आपको कलेक्ट करना है तो उसमें क्या हो सकता है, आंशिक रूप से हवाई तस्वीरें भी शामिल हो सकती हैं, जो कई प्रकारों से हो सकता है, सैटेलाइट वगैरह या हेलीकॉप्टर वगैरह, किसी प्रकार से कोई ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आसानी से मनुष्य नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी ड्रोन द्वारा उस एरिया का सर्वेक्षण किया जाना, ये सभी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो वही कहने का तात्पर्य कोई द्वितीयक डेटा के आधार पर भी इसको निर्धारित किया जा सकता है। विस्तृत पूर्वेक्षण मृदा सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य और इसकी विशेषताएं क्या हैं। बड़े क्षेत्रों जैसा कि एक मध्यम आकार का जिला, एक नदी घाटी का हिस्सा के लिए मिट्टी के संसाधनों के मध्यम स्तर का विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करना इसमें शामिल हो सकता है। इसके उद्देश्य हो सकते हैं भूमि उपयोग योजना, कृषि विकास, वन प्रबंधन और जल संसाधन विकास जैसी व्यापक योजनाओं के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण मिट्टी की जानकारी प्रदान करेगा। विस्तृत सर्वेक्षण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करना शामिल हो सकता है। सामान्यीकृत सर्वेक्षण की तुलना में अधिक सटीक मिट्टी मानचित्र और व्याख्याएं प्रदान करना। मानचित्र का पैमाना दोस्तों विस्तार पूर्वक हम उस पर ही बात कर चुके हैं, तो आप वहीं देख लीजिए, क्योंकि ये मोटे तौर पर सारांश हो सकता है, सारांश से कोई आपका खास मतलब नहीं। अब हम मृदा सर्वेक्षण की तकनीकों के बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मृदा सर्वेक्षण क्या, हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, हमारा टॉपिक ये है, इस पर नज़र डालिए हमारा सिलेबस में क्या दिया गया है। हमारा दिया गया है मृदा सर्वेक्षण, हमारा टॉपिक क्या कहता है कि मृदा सर्वेक्षण क्या है, ये पढ़ चुके हैं। मृदा सर्वेक्षण इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, मृदा सर्वेक्षण का तात्पर्य क्या है, आप सिर्फ परिभाषा तो नहीं पढ़ेंगे ना, मृदा सर्वेक्षण के बारे में हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा मृदा सर्वेक्षण क्या है, इसके प्रकारों के बारे में बात कर लिया, प्रकार क्या है। अब हमको तकनीक के बारे में पढ़ना है। फिर जैसे सॉइल सैंपल इसमें दिया गया, तो इसकी विधियाँ क्या हैं, इसमें कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल होते हैं। फिर हम सभी लोग पढ़ेंगे मृदा सर्वेक्षण की प्रकार की कौन कौन सी तकनीकियाँ हो सकती हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। मृदा सर्वेक्षण की तकनीक क्या है। मृदा सर्वेक्षण तकनीकें मिट्टी के प्रकार, गुणों, वितरण को समझने और मानचित्र तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों, प्रक्रियाओं को संदर्भित करती हैं। तो मृदा सर्वेक्षण तकनीकों का तात्पर्य यही है कि मोटे तौर पर अगर हम कहें मृदा सर्वेक्षण है क्या, तो अभी हमने बताया कि जैसे मान लीजिए हम किसी अपने गाँव गए, जब हम क्या होता कि हम शहर में रहते हैं अगर जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो अधिकांश बच्चे दोस्तों तैयारी क्या करते हैं, अपने गांव को छोड़कर बाहर रहते हैं, कई साल तैयारी करते हैं। फिर अगर अपने गांव जब जाते हैं तो चीज़ों की तुलना करते हैं। तो तुलना का तात्पर्य है कि जब शहर में हम लोग रहते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ है, बहुत गाड़ियाँ, यातायात संसाधन ये सभी उपलब्ध है, पेड़ों की कमी। पर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर यातायात संसाधन कम होते हैं, लोगों का मिलना जुलना और पेड़ पौधों की संख्या ठीक ठाक मात्रा में होना। तो ये प्रकार का सर्वे ही है, ठीक है, हम तुलना कर पा रहे हैं। तो वहाँ भी हमने शहर में अवलोकन किया कि क्या कौन कौन सी चीज़ें, ग्रामीण क्षेत्र में अवलोकन किया कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इन सबकी एक प्रकार से तुलना ही है। तो इसमें क्या देखते हैं, हालांकि हमको ये अपने मिट्टी के नज़रिए से हमको सर्वेक्षण पढ़ना है, तो इस मृदा सर्वेक्षण तकनीकें मिट्टी के प्रकारों के बारे में जानकारी देंगी, उसके गुण क्या है, उसका वितरण क्या है, इसको समझने और मानचित्र तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों और प्रक्रियाओं को मृदा सर्वेक्षण की तकनीक है दोस्तों संदर्भित करने का काम करती हैं। ये तकनीकें मिट्टी वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और भूमि उपयोग योजनाकारों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें। मृदा सर्वेक्षण तकनीक को मोटे तौर पर हम निम्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि क्षेत्र अवलोकन और नमूनाकरण। क्या हो गया, पहला तो हो गया हमारा क्षेत्र अवलोकन और नमूनाकरण हो गया। अगला हमारा हो गया मृदा मानचित्रण, रिमोट सेंसिंग,
समीपस्थ संवेदन जैसे प्रॉक्सिमल सेंसिंग कहा जाता है, प्रयोगशाला विश्लेषण, ये सभी हमारी तकनीकें हो गई। अब हम सभी लोग एक एक करके दोस्तों एक एक करके चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्र अवलोकन और नमूनाकरण। तो क्षेत्र अवलोकन की बात करें, इसमें क्या होता है कि यह मृदा सर्वेक्षण का सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है इस पर थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पहले समझ लीजिए हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर से समझ लीजिए कि मोटे तौर पर जो मृदा सर्वेक्षण की तकनीकें हैं, मृदा सर्वेक्षण तकनीकों को हम निम्नलिखित प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा क्षेत्र अवलोकन और नमूनाकरण, इसको पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें शामिल हैं उस पर बात करेंगे। फिर नंबर 2 हमारा है मृदा मानचित्रण, नंबर 3 हमारा है रिमोट सेंसिंग, नंबर 4 हमारा है प्रॉक्सिमल सेंसिंग, नंबर 5 है प्रयोगशाला विश्लेषणविद। तो पहला हमारा क्या है, क्षेत्र अवलोकन और नमूनाकरण, इस पर बात कर लेते हैं। जो क्षेत्र अवलोकन और नमूनाकरण है वो क्या सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको कैसे समझते हैं, इसको जरा ऐसे बताते हैं। क्षेत्र अवलोकन का तात्पर्य क्या है कि आप मान लीजिए खेत गए, अब आप किसी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, न किसी लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों की ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई नापने के लिए। आप सिर्फ अपने आंखों से चीज़ों को देख रहे हैं कि 1 बीघे में हमारी धान की फसल लगी, दूसरे बीघे में हमने क्या करा, अगले सीजन में गेहूँ हमने उगाए, या किसी प्रकार की कोई फसल ली। तो ये सभी अपने हम आंखों से देख रहे हैं और चीज़ों को बस नोट कर रहे हैं। तो एक प्रकार का यह क्षेत्र अवलोकन है कि मान लीजिए हम एक फार्म विजिट करने गए हुए हैं, उस फार्म पर क्या हो रहा है कि फसल भी उगाई जा रही है और पशुपालन भी किया जा रहा है, और यहाँ पर किस प्रकार की खेती की पद्धति अपनाई जा रही है। तो इन सब चीज़ों को ये क्षेत्र अवलोकन में हमारी शामिल हो जाएंगी। तो इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, मृदा प्रोफाइल का अध्ययन। इसमें मिट्टी की परतों जो कि क्षितिज की गहराई, रंग, बनावट, संरचना, स्थिरता और अन्य प्रकार की विशेषताओं का विस्तृत अवलोकन करते हैं। इसके लिए मिट्टी के गड्ढे खोदे जाते हैं और यहाँ आगार का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में जानकारी हम तब पढ़ेंगे जब मृदा उपकरणों के बारे में हम जब पढ़ रहे होंगे तब। मृदा नमूनाकरण, विभिन्न क्षितिज से मिट्टी के नमूने को एकत्र करना। यह नमूने विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं। नमूने या तो अव्यवस्थित प्राकृतिक संरचना को बनाए रखते हैं या व्यवस्थित ढीले कणों के रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं। तो इसमें सॉयल सैंपल क्या करते हैं, सॉयल सैंपल कलेक्ट करते हैं, उससे यह भी पता लगाते हैं कि कौन कौन से प्रयोगशाला जो नमूना हम क्या करेंगे, सॉयल सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, मिट्टी थोड़ी थोड़ी अनेक क्षेत्रों से अलग अलग एरिया से कवर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा खेत है, ये हमारा खेत है, ठीक है, और हमें कहीं से सैंपल कलेक्ट करना है। तो थोड़ा यहाँ से हमने ले लिया, थोड़ा यहाँ से हमने ले लिया, थोड़ा यहाँ से हमने ले लिया या यहाँ से ले लिया, ऐसे हम सैंपल कई जगह से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, लैब भेज देंगे दोस्तों। तो वहाँ पर चीज़ों का विश्लेषण होगा और ये नमूना या तो प्राकृतिक संरचना को बनाए रखे हो सकते हैं या फिर उसको कह सकते हैं व्यवस्थित ढंग से वो नहीं भी उपस्थित हो सकती हैं या व्यवस्थित ढंग से भी उपलब्ध रह सकती हैं। किसी प्रकार से नमूने हो सकते हैं, वहाँ पर उनका विश्लेषण किया जाएगा। तो उसमें कई प्रकार की चीज़ों की जानकारी भी हो सकती है। हालांकि यह मुख्य उद्देश्य हो सकता है कि हम किस लिहाज से सॉयल सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, पोषक तत्वों की कमी की जानकारी कलेक्ट करने के लिए या फिर किसी अन्य पर्पज के लिए हमने उसको लैब भेजा हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए पोषक तत्वों की कमी की या किसकी सबसे ज़्यादा उपलब्धता या किसकी कमी है, अगर इसके बारे में हमें सैंपल कलेक्ट करना होता तो उसमें आपको यह बताया जाएगा कि कौन सा पोषक तत्व कम है और आपको आपकी जो वहाँ आपका खेत है उसमें किस प्रकार का फर्टिलाइजर वगैरह आपको इस्तेमाल करना है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। स्थानीय ज्ञान का उपयोग, किसानों और स्थानीय लोगों से मिट्टी के प्रकार और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्र करना इसमें शामिल होता है। भू संदर्भ की बात करें तो नमूना स्थलों के सटीक भौगोलिक निर्देशांक रिकॉर्ड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है भू संदर्भ को। इसमें क्या होता है, नमूना स्थलों के सटीक भौगोलिक निर्देशांकों का तात्पर्य है दोस्तों अक्षांश और देशांतर से, उनको रिकॉर्ड करना और आमतौर पर जीपीएस उपकरणों का उपयोग करके यह हो सकता है। नंबर 2 हमारा है मृदा मानचित्र। तो इसमें क्या है, यह क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की मिट्टी के स्थानिक वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाली मानचित्र बनाने की प्रक्रिया है। इसमें शामिल है पारंपरिक मृदा मानचित्र, डिजिटल मृदा मानचित्र, भूसांख्यिकी। फिर अगला हमारा है रिमोट सेंसिंग। अगला बिंदु
पहले हम जैसे मान लेते हैं, आपको बता देता हूँ कि मैं सिर्फ एक समझने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हमारा भारत है, नक्शा थोड़ा बनाना भूल गया हूँ मैं। मान लीजिए हमारा भारत है, हालांकि तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, अरे आप ऐसे ही समझ लीजिए। ये हमारा दोस्तों मान लीजिए भारत है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि मृदा मानचित्रण या क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की मिट्टी के स्थानिक वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाली मानचित्र बनाने की एक प्रक्रिया है। और यहाँ पर मान लीजिए हमारा यूपी है, ठीक है, यहाँ हमारा मान लीजिए यूपी है। तो अगर आपको मानचित्र का तात्पर्य क्या है कि अगर मिट्टी के प्रकारों का यहाँ पर मानचित्र आपको तैयार करना है, मिट्टी के प्रकारों का तैयार करना है, तो अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको तैयार करना होगा तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों, इसके दक्षिणी इलाके में आमतौर पर काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गए, तमिलनाडु हो गए, इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है कि जैसे काली मिट्टी का विस्तार, इस इलाके में थोड़ा काली मिट्टी का विस्तार ठीक ठाक पाया जाता है। तो ये आपका हो गया किस प्रकार की मिट्टी हो गई, ये काली मिट्टी हो गई। वहीं आपका जो मध्य मैदानी इलाका है, मध्य मैदानी इलाका जो रहेगा, वहाँ पर गंगा यमुना के जो आप उनके द्वारा जो जमाई हुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार ठीक ठाक रहता है। ये क्या रहेगा आपका मध्य मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी, ये हो गई आपकी जलोढ़। वहीं जो राजस्थान वाले इलाके हैं, गुजरात वाले इलाके, वहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, वहाँ पर बलुई मिट्टी या शुष्क मिट्टी ऐसे कह सकते हैं, बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी, इसका विस्तार ठीक ठाक रहता है। ये हो गई रेतीली मिट्टी। और वहीं जो पूर्वोत्तर भारत हमारा, जो ये वाला इलाका हमारा होगा, ये वाला इलाका दोस्तों, इधर का जो एरिया हमारा होगा वो थोड़ा पर्वतीय मिट्टी के आसपास होता है, पर्वतीय मिट्टी, ये हो गई हमारी पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिट्टी के प्रकारों का एक मानचित्र हो गया कि कहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन से इलाकों में, कहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, या कहाँ पर कंकड़ीली पथरीली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी के रूप से भी इसको संबोधित कर सकते हैं। वही कह रहा है कि यह क्षेत्र के विभिन्न प्रकारों की मिट्टी का स्थानिक वितरण, स्थानिक वितरण का तात्पर्य यही कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जा सकती है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली मानचित्र बनाने की एक प्रक्रिया है। तो आपको इसी प्रकार का मानचित्र बनाना होता है सॉइल सैंपलिंग में, कि जो मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया है वही आपको दर्शाना होता है। वहीं आपको अगर यूपी का दे दिया जाए, मान लीजिए आपको, हालांकि आपके एग्जाम के लिहाज से तो ये नहीं है कि आपको कोई नक्शा दे दिया जाए और आपको ये बताना होगा कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी है, ये पीसीएस ओसीएस का काम है दोस्तों, उसमें पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका टॉपिक है उससे चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो समझाना मेरा काम है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि किधर कहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, या कहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, या कहाँ पर कैसा पाया जाता है, तो मान लीजिए आप कुछ ऐसे एरिया निर्धारित करेंगे तो ये आपका मृदा मानचित्रण तैयार हो जाएगा। पारंपरिक मृदा, हालांकि अगर आपको कोई छोटा एरिया, किसी कोई गाँव विशेष दे दिया गया तो आप उस लिहाज से सैंपल, उस लिहाज से आप मानचित्र तैयार करेंगे। पारंपरिक मृदा मानचित्रण में क्या है दोस्तों, मिट्टी के प्रकारों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए क्षेत्र अवलोकन, अब इसको हटा दे रहा हूं, इसको मिट्टी के प्रकारों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए क्षेत्र अवलोकन और हवाई तस्वीरों या स्थलाकृत मानचित्रों का उपयोग करना इसमें शामिल है। डिजिटल मृदा मानचित्रण क्या है, डीएसएम, सांख्यिकी और भू सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग करके मृदा गुणों की भविष्यवाणी और मानचित्रण करना। यह रिमोट सेंसिंग डेटा, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, जलवायु डेटा और अन्य पर्यावरणीय चर का उपयोग करता है। डीएसएम पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक कुशल और विस्तृत मानचित्र
प्रदान कर सकता है। जो DSM आपका है पारंपरिक तरीकों की तुलना में यह आमतौर पर अधिक कुशल और विस्तृत आपको क्या करेगा, मानचित्र प्रदान कर सकता है। डिजिटल मृदा मानचित्र है वह। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं तक रहेगी। हम सभी लोग अगले दिन अगले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।